शरद कोहली साहब, आपकी बात से ही एक सवाल निकल के आता है जहन में कि 2025 में जो हुआ हुआ 2026 में भी अगर इसी रफ्तार से सोना चांदी बढ़ता रहा तो ये जो आम आदमी है, आम नागरिक, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, दुनिया के नहीं, उसके लिए फायदेमंद होगा। तो फिर सवाल ये कि नुकसानदेह किसको होगा? जो इस बिजनेस से जुड़े हैं व्यापारी, गोल्ड के, सिल्वर के, उनके लिए नुकसानदेह होगा। जिनके पास बहुत स्टॉक है उनके लिए नुकसानदेह होगा, या उनके लिए भी फायदेमंद है? सबके लिए फायदेमंद है। अगर सबके लिए फायदेमंद है तो नुकसानदेह किसके लिए है? ये गोल्ड और सिल्वर की चमक किसकी आंखों को चुंधियाएगी 2026 में, और क्यों और कैसे? देखिए, नुकसान तो मुझे नहीं लगता किसी को होगा। नुकसान तभी होगा, देश की थोड़ी सी फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा जाएगी, क्योंकि 99% हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से फालतू जाएगा। दूसरा थोड़ा सा नुकसान होगा उन ज्वेलर्स को जो कि 22 कैरेट की ज्वेलरी बेचते हैं, क्योंकि लोग 22 कैरेट की ज्वेलरी अब जब बहुत महंगा हो जाएगा तो ज्वेलरी खरीदने में हिचकिचाएंगे। हालांकि उन्होंने उन्होंने इसका विकल्प निकाल लिया है। उन्होंने 14 कैरेट की, 18 कैरेट की, 9 कैरेट की भी ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी, जो लोग खरीद भी रहे हैं और शादियों में उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा नुकसान किसी को नहीं होगा। जिसके पास स्टॉक है, आपने कहा संजीव, स्टॉक वाले का तो फायदा ही फायदा है। अगर आपने 100 रुपए की चीज ली हुई है और वो आपके यहाँ पड़ी पड़ी 200 की हो रही है, तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मेरा स्टॉक बढ़ गया है। नुकसान वाले मुझे यहाँ कोई नहीं नजर आते। फायदा ये होगा कि लोगों को शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में जो लोग निवेश करते हैं, वहां से कोई बहुत अच्छा अगर उनको लग रहा है रिटर्न नहीं आ रहा, तो अगर आप सोने चांदी में धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके निवेश लंबे वक्त के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा निवेश का संसाधन निकल के आया। एसेट क्लास जिसको हम कहते हैं, एक नई एसेट क्लास। नई तो नहीं, एसेट क्लास तो बहुत पुरानी है, पर इन्वेस्टमेंट की रफ्तार से, रिटर्न की रफ्तार को देखते हुए एक नई एसेट क्लास निकल के आई है। और मुझे लगता है कि जो जियो पोलिटिकल टेंशन की मैंने बात करी, और भी जो मैंने आर्थिक बात करी, उसको देख के लग रहा है कि अभी सोने चांदी में बहुत बड़ी कोई करेक्शन तो है। बीच बीच में आपको करेक्शन दिखाई देगी, परंतु इतनी बड़ी करेक्शन अभी फिलहाल मुझे आती हुई यहाँ से नहीं दिख रही है। तो फायदे वाले ज्यादा हैं, नुकसान वाले चंद हैं, जो कि इतनी चिंता की बात नहीं है संजीव। डॉक्टर शरद कोहली साहब, चाहे तो परिंदा हो और चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवा हो चाहे धूल के कण हो, जिस रफ्तार से आसमान की ओर जमीन से उड़ते हैं वो उसी रफ्तार से फिर नीचे भी आते हैं। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सोने और चांदी पे भी कहीं लागू होगा 2026 में। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसमें अगर लोगों को, पहली बात तो प्राइस प्रेडिक्ट करनी संजीव बहुत मुश्किल है। सोने चांदी की बहुत कठिन काम है, इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे हम अर्थशास्त्रियों की के आपस में बात होती है कि इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। पर जब तक, तो मैं आपको पैमाना बता देता हूं कि कैसे पता लगेगा आपको कि ये परिंदा अब नीचे आने लगा है। अगर विश्व के सेंट्रल बैंक्स अगर बेचने लग जाएं, या आपको संकेत मिले के बेच रहे हैं, सेंट्रल बैंक सब बोलते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जिन्होंने भर भर कर सोना खरीदा है पिछले पिछले कुछ सालों में। तो अगर उनके बेचने का कहीं भी आपको संकेत मिले, तो उस समय आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये परिंदा उड़ उड़ के थक गया और अब ये नीचे को आने लगा। ये मैंने आपको एक ऐसी पहचान बता दी है कि आप कैसे आप पता लगाएंगे कि सेंट्रल बैंक बेच रहे हैं। मुझे लगता है स्टेट मिरर को देखते रहें आप, तो समय समय पर आर्थिक मामलों को ट्रैक करते हैं। आपको आपको वैश्विक खबरों पर नजर रखनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय खबरों पर नजर रखिए। अब जमाना बदल चुका है संजीव। खाली लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू की बात ना करके आप अंतरराष्ट्रीय खबरों पर वैसी ही नजर रखिए जितनी आप बिहार इलेक्शन पर रखते हैं। तो अगर आप अंतरराष्ट्रीय खबरों पर नजर रखेंगे तो आप दूर से पहचान जाएंगे कि कब सेंट्रल बैंक्स बेचने लग गए। तो जैसे ही सेंट्रल बैंक बेचे, मैं सलाह दूंगा रिटेल निवेशकों को, आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके बाहर आके ताली बजाने लगिए संजीव। डॉक्टर कोहली साहब, क्या निकट भविष्य में 2026 के अपने मिड में जाके कहें, मई जून में सोने और चांदी के दामों में कहीं कुछ डाउनफॉल आता नजर आएगा? एक सवाल। दूसरा, इसी के साथ जो ज्वेलर है देश का, सोने चांदी के बिजनेसमैन है, जो गोल्ड का सिल्वर का, वो आज बड़ा परेशान शो कर रहा है अपना मीडिया में। हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, समझ में नहीं आता क्या होगा आगे। दो सवाल एक साथ मैंने किए, इसके साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे।
मुझे लगता है ज्वेलर्स की जो चिंता है कुछ हद तक जायज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब महंगा हो जाता है सोना, तो जो व्यक्ति 4 तोले की चेन बनवाने गया है या कोई हार बनवाने गया है, वो 4 तोले की बजाय 1 तोले का सामान लेता है। तो ज्वेलर्स का नेचुरल बात है, सेल इफेक्ट होती है। पर जैसा मैंने कहा कि बड़े ज्वेलर्स ने, जिसमें तानिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स है, और भी ज्वेलर्स हैं, उन्होंने इसका हल निकाला। उन्होंने हल ये निकाला, और ये आपको पहले मैं बताता हूं मैंने सलाह क्या दी लोगों को, कि आप सोने को निवेश और ऑर्नामेंट, दो अलग अलग चीजें करते हैं। जब आप ऑर्नामेंट के लिए पहनते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू उसको हम कहते हैं, तो आप कम कैरेटेज की लीजिए, आप 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट की लीजिए, शादी में पहन के गए, फोटो खिंचवाइए, रील बनवाइए, और आपका काम हो गया। आप हार बनवा के निवेश के लिए क्यों रख रहे हैं? आप कंगन बना के निवेश के लिए क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मेकिंग चार्जेस जा रहे हैं, प्योरिटी जा रही है। तो ज्वेलर्स ने यह हल निकाला कि उनकी सेल ना गिरे, उन्होंने कम कैरेटेज की ज्वेलरी बेचनी शुरू कर दी। तो ज्वेलर्स को, जो पुराने ज्वेलर्स हैं, जो कम कैरेटेज में विश्वास नहीं रखते, उनको थोड़ी सी चिंता है। हालांकि अगर मैं ये कहूंगा साथ में संजीव, और मैं ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो शायद ज्वेलर्स को अंदर से मालूम है, कि अगर मेरे पास आज 10 किलो सोने का स्टॉक रखा है, ज्वेलर, अगर कोई ज्वेलर है वो कहता है मेरे पास 10 किलो का स्टॉक रखा है, और उसने वो सोना 70,000 रुपए पे खरीदा था, तो अपने दिल पर हाथ रख के बताए कि क्या वो 10 किलो जो उसने 70,000 रुपए यानी 7 करोड़ रुपए का खरीदा था, क्या आज वो 14 करोड़ का नहीं हो गया? आपको 7 करोड़ का फायदा पिछले 1 साल में नहीं हुआ? पिछले 1 साल या एक सवा साल में? तो आप अगर सेल करते तो शायद इतनी ना कर पाते, पर आपका स्टॉक जो बढ़ गया, तो वो भी तो, उसको भी तो आप नफा मानिए ना। तो ये मैंने ऐसी बात बोली है जो ज्वेलर्स अंदर से जानते हैं, परंतु ऑन स्क्रीन कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा चिंता, और अगर करेक्शन आई, तो जो मैंने आपको पहचान बताई है संजीव, कि अगर सेंट्रल बैंक्स पे नजर गाड़ के रखिए, जब मैं कहता हूं गाड़ के रखिए, कि उस पे पूरी रिसर्च करिए कि कब सेंट्रल बैंक्स बेच रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा संजीव इसके। पर जब तक वो नहीं होता, तो छोटी मोटी आपको करेक्शन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से होते हैं। उस उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लंबे वक्त के अगर निवेशक हैं, तो आपको ये छोटी मोटी चीजें देखनी नहीं चाहिए। इसको लेके लॉकर में रख के, घर में रख के, जहां भी आप रखते हैं, डीमैट अकाउंट में है, ईटीएफ में रखते हैं, उसको रख के और आराम से बैठे रहिए। रोज रोज रेट देख के ना बहुत ज्यादा खुश होइए, और नीचे जाता है तो ज्यादा दुखी होने की भी बात नहीं।